प्रिय छात्र, मैं आदित्य कुमार आर्य अपने YouTube चैनल ज्ञान वाटिका समस्तीपुर पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 9 का ये कॉन्सेप्ट आप बचपन से ही गिनती की ये संख्याएं देखते आए हैं। इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, गिनती की संख्या, और इनका नाम है नेचुरल नंबर्स। ऐसे हम कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, या गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप देखें मेरे हाथ में ये बॉक्स, इसके अंदर कुछ पेन है। देखिए ये पेन, मैं पूछूंगा कितने पेन्स हैं तो आप कहेंगे पहले गिनना पड़ेगा। तो गिनती करने पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 कलम है। ये गिनने के बाद तो हमने गिनती करके देखा तो 6 कलम है। अब ये मैं निकाल के यहाँ रख दूँ और फिर मैं आपसे पूछूं कि अब इसमें कितने कलम हैं, तो आप कहेंगे इसमें कलम नहीं है। अब ये जो नहीं है हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि इसे बताने के लिए, गणितीय रूप से बताने के लिए हमें कुछ करना होगा। तो शून्य का इस्तेमाल यहीं पर होता है। तो जब कुछ नहीं है वो दिखाने के लिए हम शून्य का प्रयोग करते हैं। ये शून्य, जीरो जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो अभी हम देखें कि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। इन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। गौर करने वाली बात है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। लेकिन कोई आपसे अगर ये पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, या फिर पूर्ण संख्या ही पूछे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो ये बताना संभव नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या लिख करके हमने यहाँ छोड़ा है। जैसे ये देखिए, हम यहाँ 9 तक पहुँचे, इसके आगे भी हम लिख सकते हैं। संख्या लिखते लिखते हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो संभव नहीं होगा, वो कभी खत्म संख्या नहीं होगी। तो सबसे बड़ी प्राकृत या पूर्ण संख्या बताना संभव नहीं है। अब हम आगे देखें। इसे एक और बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के समूह में जो भी संख्याएं हैं उनमें 0 को छोड़ दिया जाए तो सेम ही है। यानी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। स्पष्ट हो गया? देख लीजिए, 0 पूर्ण तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। हम लोग आगे बढ़ने से पहले अप्राकृत संख्याओं के विषय में थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन कर लें। प्राकृत संख्याओं के कुछ प्रकार होते हैं, हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं इसके बारे में पिछली कक्षाओं में। सम संख्या, विषम संख्या,
अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या। अब हम उन सब का थोड़ा सा अध्ययन कर लें। सम संख्या क्या है? ये सब प्राकृत में ही आती हैं। देखिए सम संख्या, फिर हम आएंगे तो ये विषम संख्या, सम संख्या, ये विषम संख्याएं, और ये देखिए अभाज्य संख्याएं, और इसके बाद हम कह सकते हैं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं। अब देखिए सम संख्या 4, 6, 8 इस तरह से। विषम है 1, 3, 5, 7 इस तरह से विषम। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से। भाज्य संख्याओं में 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस तरह से। इसका रिवीजन कर लेना आवश्यक है। देखिए जिन प्राकृत संख्याओं में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8 इसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है। पूरा भाग लगने का मतलब है कि शेष शून्य, जब हम शेषफल निकालेंगे, जब शेषफल हम प्राप्त करेंगे तो वो शून्य होना चाहिए, तो सम संख्या। और विषम संख्या वो है जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, तो इसमें हम 1, 3, 5, 7 जब हम भाग देते हैं, जैसे हमने दिया 3 में हमने भाग दिया, 2 से दे दिया तो शेष बच गया 1। जब शेष शून्य बचे तो सम, और शून्य को छोड़ के कोई दूसरी संख्या मिले तो विषम संख्या। और वहाँ पर शून्य ऐसे शेष हमेशा इसमें 1 ही होगा, तो 1 जब शेष बचे तो विषम संख्या, और शून्य शेष बचे तो सम संख्या। अभाज्य संख्या आप देख लीजिए। अभाज्य संख्या जिसमें 1 और स्वयं से ही पूरा भाग लगता है, बाकी किसी और संख्या से भाग देने पर उसमें शेष कुछ न कुछ बच ही जाएगा, शून्य को छोड़ करके। जैसे 2 में हम 1 और 2 से ही पूरा भाग दे सकते हैं, फिर 3 में, 5 में, 7 में, इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं जिनमें अगर हम 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग करें तो वह पूरा भाग उसमें भी लग जाए, तो भाज्य संख्याएं हैं। जैसे 4 में 1 से पूरा भाग लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। 6 में 1, 2, 3 और 6 से लगेगा पूरा भाग। फिर 8 में इस तरह से हम देख सकते हैं। 8 में किससे लगेगा, तो 1, 2, 4, 8 इस तरह से हम ये भी कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इस बात को ध्यान में रखें कि सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। एक और गौर करने वाली बात है कि 2 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई कहे तो 2, और सबसे छोटी सम और अभाज्य दोनों हो वह संख्या एकमात्र 2। विषम संख्या में सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। अब देखिए भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। चलिए इस पर हम विचार विशेष इस पर ध्यान नहीं देंगे। हम
आगे सीखते हैं असहभाज्य संख्याएं। आप देखेंगे असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। इनके बारे में हम बातें करेंगे। अब मैं इनका इंग्लिश में आप जानना चाहेंगे तो ये इवन नंबर्स, EVEN नंबर्स, इवन नंबर्स। विषम संख्याओं को हम ओड नंबर्स बोलते हैं, ODD, ओड नंबर्स। अभाज्य संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, याद रखेंगे, PRIME, प्राइम नंबर्स। भाज्य संख्याओं को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो इसे आप नोट कर लेंगे। तो हम विशेष रूप से अब असहभाज्य संख्या पर हम लोग अब फोकस करेंगे। असहभाज्य संख्याएं पेयर में होती हैं, जोड़े में होती हैं असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्या वैसी दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब हुआ जो, सॉरी यहाँ पे उभयनिष्ठ यह छूट गया है, उभयनिष्ठ कर देंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब हुआ जो दोनों में शामिल। उभय मीन्स दोनों होता है, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में शामिल। जैसे 2 और 3, ये जो जोड़ा है ये असहभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। उसके बाद हम कह सकते हैं 3 और 4। हम फिर ले सकते हैं 3, 5। इस तरह से हम 3, 7 भी ले सकते हैं, 4, 5 भी ले सकते हैं। इस तरह से इसमें देखते हैं कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर। गुणनखंड मीन्स फैक्टर, फैक्टर पढ़ा होगा दूसरी कक्षाओं में भी। तो ये असहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स। अब हम आगे बढ़ें। प्राकृत संख्याओं के बारे में हमें इतनी बातों की जानकारी रखनी चाहिए। अब हम वापस चलते हैं
पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में हम इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं के समूह को कैपिटल आई व कैपिटल ए सूचित करते हैं। तो आप सब जान रहे हैं कि ये डॉट जो हम देते हैं ये दिखाते हैं कि इस तरह से और भी संख्याएं अनंत तक जाती हैं और इधर भी हम अनंत तक जाते हैं, यानी इसका अंत नहीं है, ये असंख्य है, अनंत है। हम नहीं कह सकते हैं कि कितनी प्राकृत संख्याएं हैं या कितनी पूर्ण संख्याएं हैं या फिर कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, उन्हें गिनना संभव नहीं है। बहुत सारी हैं, अनंत हैं। हम लिखते लिखते थक जाएंगे लेकिन संख्या हम पूरी तरह से नहीं लिख पाएंगे। तो आई, ये इंटीजर्स से आई आया है तो इस तरह से लोग लिखते हैं। जेड जो है ज़ैलीन, ज़ैलीन एक जर्मन वर्ड है, ज़ैलीन, उससे जेड लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं और उनके ऋणात्मक मानों को लेने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे हम पूर्णांक संख्याओं का समूह कहते हैं। और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताना संभव नहीं है और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताना संभव नहीं है। अब इससे हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक। धनात्मक या धन पूर्णांक कह सकते हैं, धनात्मक या धन पूर्णांक। ये धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और हम इस तरह से इसको आई प्लस यहाँ कर देंगे, इससे पता चलेगा कि ये धनात्मक पूर्णांक का है और हम ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक और प्राकृत संख्या एक ही चीज़ है। कोई आपसे पूछे कि धनात्मक पूर्णांक और प्राकृत संख्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं, तो नहीं। प्राकृत संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक या ऋण पूर्णांक, ये आप देखिए, इसे हम आई या माइनस लिख सकते हैं। और ऋण पूर्णांक हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हम निगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। हम ये देखिए निगेटिव इंटीजर्स। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, क्योंकि जब हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, निगेटिव ऋणात्मक चिन्ह, तो जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होता है वह संख्या छोटी होती है। तो जैसे जैसे हम ये -5, अगर कोई आपसे पूछ दे -5 और -15 दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे -5। क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन लग गया है। तो इस बात को समझना आवश्यक है। निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब एक इंटीजर बच रहा है 0। देखिए ये 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, याद रखेंगे आप सब। 0 केवल एक पूर्णांक है और यह ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है।
अब हम इसका थोड़ा सा देखते हैं। 0 is neither positive nor negative. है ना? But 0 is an integer. ये इंटीजर है, बट ये ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, याद रखेंगे। ऐसे कर सकते हैं, विच इज ऐसे कर सकते हैं 0 is such an integer which is neither 0 is such an integer which is neither positive nor negative। इस तरह से ये कर सकते हैं। तो हमने लिख लिया। अब हम लोग देखें एक नंबर लाइन होता है। नंबर लाइन एक लाइन होता है, उसका थोड़ा सा अध्ययन कर लें हम लोग। नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, ये इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शंस में जाती हैं। ये ऋणात्मक दिशा, इस पे हम एक पॉइंट लेते हैं, इसे इम्प्रॉपर पॉइंट बोलते हैं, ये निगेटिव वाली। और दूसरा है इम्प्रॉपर पॉइंट, ये पॉजिटिव, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। ये इम्प्रॉपर पॉइंट्स कहे जाते हैं नंबर लाइन पर। अब देखिए इस नंबर लाइन पर एक बिंदु हम लोग लेते हैं, क्योंकि बिंदुओं से ही लाइन का निर्माण होता है, यानी बिंदुओं से ही रेखा का निर्माण होता है। हिंदी में हम रेखा कहते हैं लाइन को। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट मीन्स बिंदु, ये बिंदु हम लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि लाइन बिंदुओं से मिलकर ही रेखा का निर्माण होता है। तो एक लाइन पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं एक रेखा पे। तो एक बिंदु लेते हैं, उसका नाम ओ रख देते हैं, ये ओ है। ऊपर ना लिख के नीचे लिख लें, ओ है। और यहाँ पे बिंदु है, ये 0 है, संख्या का नाम 0 और बिंदु का नाम है देखिए ओ। फिर हम दूरी ले लेते हैं, ये 1 इकाई दूरी पे है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8। इस तरह से हम ले, ये देखिए ये ऐसे इक्वल डिस्टेंस लेते हुए, ये -1, ये -2, ये -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमने संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं तक को दर्शा लिया, और हम देख रहे हैं कि बीच में 0 है, 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांक है। एक और ध्यान देने वाली बात है कि
जो प्राकृत संख्याओं का समूह है उससे बड़ा समूह होता है पूर्ण संख्याओं का, और उससे बड़ा समूह होता है i या z का, यानी पूर्णांकों का। पूर्णांकों के समूह में ही पूर्ण संख्याओं का समूह है, और पूर्ण संख्याओं के समूह में पूर्णांक, ये प्राकृत संख्याओं का। तो देख सकते हैं कि किस तरह से यह दिखा रहे हैं। अब क्या इससे आगे भी संख्याएं हैं? तो जरूर हैं ऐसी संख्याएं। इससे आगे हम बढ़ते हैं, जिन्हें फ्रैक्शंस कहते हैं या रेशियो कहते हैं। तो रेशियो से रेशनल वर्ड बना है। रेशियो से हम इसे रहने दें अभी। देखिए, अब बात आती है परिमेय संख्याओं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम Q से सूचित करते हैं, इंग्लिश में हम इसे रेशनल नंबर्स कहते हैं। हम इसे x such that x, हम बोलेंगे x such that x is equal to p by q, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q is not is equal to 0। तो आप देखें, ये रेशियो से रेशनल बना है, रेशियो। और क्वोशिएंट से ये q आया है वर्ड, ये q जो हम लिख रहे हैं इसके समूह को। अब हम परिभाषा को देखें, डिफिनीशन को देखें, तो हमें अंश और हर, आप जब देखते हैं जैसे 5/7 अगर लिखते हैं हम, तो इसे हम बोलते हैं अंश, और इसे बोलते हैं हर। न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो हमें ये देखना है परिभाषा से कि कौन कौन सी संख्या परिमेय हो सकती है। हम कुछ एग्जाम्पल दें। यहाँ 2/3 हमने ले लिया है, यहाँ 2 लिया, 3 लिया। हम ऐसा कर सकते हैं 0/3 ले सकते हैं, -1/-3 ले सकते हैं। हमारी मर्जी, कुछ भी हम कोई भी पूर्णांक हम ले सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर के रूप में आपको 0 नहीं लेना है। आप अंश के रूप में ले सकते हैं, लेकिन हर के रूप में आप 0 नहीं ले सकते हैं। जैसे ही आप नीचे 0 लेंगे तो वो संख्या नहीं होगी, वो अपरिभाषित हो जाएगी। मीन्स वो कुछ है ही नहीं, वो संख्या है ही नहीं। तो इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि हम ऊपर कुछ भी ले सकते हैं, नीचे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 0 को छोड़कर, यानी कोई भी पूर्णांक। परिमेय संख्याएं हम पूर्णांकों की सहायता से बनाते हैं। तो लोग ऐसे भी कहते हैं
परिमेय संख्याओं के बारे में, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है। दो चीज़ें हमें याद रखनी है, p और q पूर्णांक हो और q शून्य के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम ले सकते हैं संख्याएं। इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सब की सब हैं परिमेय संख्याएं। ये क्या हो गई, परिमेय संख्याएं। ये सब हो गई परिमेय संख्याएं। तो आपने परिमेय संख्याओं का देख लिया किस तरह से। अब परिमेय संख्याएं अब जो नहीं है, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे 1/0 ये कौन सी संख्या है, कोई पूछे ये कौन सी संख्या है, तो अक्सर छात्र कहते हैं सर ये परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी, लेकिन ये अपरिमेय संख्या भी नहीं है, ये अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है, या फिर ये अपरिभाषित भी हम कह सकते हैं। ये कोई संख्या नहीं है, इसका कोई मान नहीं होगा, याद रखेंगे आप लोग। ये कोई संख्या नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मान नहीं होगा। तो ये आप समझ सकते हैं, नीचे में शून्य नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 3/0 कर दें तो भी ये वही बात होगी, क्योंकि नीचे में शून्य है। अगर आप 0/0 भी कर दें तो ये भी क्या होगी, अपरिभाषित या अर्थहीन। कुछ लोग कहते हैं ये ऐसे कट गया, इसका मान 1 हो गया, ऐसा नहीं, आप नहीं काट सकते। जब नीचे में शून्य है तो आप काट भी नहीं सकते हैं। आप काट तभी सकते थे जब नीचे में शून्य छोड़ के कोई दूसरी संख्या। अब आगे हम बढ़ें तो हमने देखा कि इससे भी आगे जो संख्या का समूह मिलता है, इसे हम क्यू कहते हैं। ये समूह कैपिटल क्यू इंग्लिश का, इसे हम परिमेय संख्याओं का समूह कहते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ें। अध्ययन हम अभी परिमेय संख्याओं का ही करेंगे। कभी कभी यहाँ देखिए आप, जैसे हमने यहाँ लिखा है, अगर हम यहाँ पे 1000 लिख दें और यहाँ पे हम -3/1 लिखें, तो ये सब एक ही मान दिखाएंगे, सबका मान एक ही है। तो ये जो संख्याएं हैं परिभाषा के मुताबिक ये परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक, अंश और हर दोनों भी, ये दोनों ही पूर्णांक हैं, और इस कारण से ये परिमेय है, क्योंकि नीचे हर के रूप में भी कोई शून्य नहीं है। अगर हर के रूप में शून्य होता तो परिमेय संख्या नहीं है। तो ये सब के सब परिमेय संख्याएं हैं और सब बराबर हैं। ये सब के सब परिमेय संख्या हैं और सब बराबर हैं, तो इन्हें हम कहते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य का अर्थ होता है बराबर। तुल्य परिमेय संख्याएं
संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या के लिए एक निश्चित बिंदु होता है और वो अद्वितीय होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 1 के लिए ये बिंदु है, 2 के लिए ये है, 3 के लिए ये है। इस तरह से आप देखिए 0 और 1 के ठीक बीच में ये होगा 1/2 का। 1 और 2 के बीच यहाँ ठीक होगा 3/2। इस तरह से यहाँ पे ये -1/2। हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं कि संख्या रेखा पर हमने परिमेय संख्याओं को भी लिख लिया। अब परिमेय संख्याओं के बीच किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो आप एक बात जान लीजिए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। हम इसे लिख सकते हैं, किन्हीं दो ये अनंत ये ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के बीच आप बता सकते हैं कि कितनी प्राकृत संख्याएं निकाल सकते हैं। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के बीच जो कोई कहे कितनी पूर्ण संख्याएं, तो हम गिन सकते हैं। और किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में कोई कहे तो उन्हें हम गिन सकते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन आपसे कोई पूछे कि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं, तो आप गिन सकते हैं, बता सकते हैं। वो परिमित होती हैं, यानी जिसको हम गिन के फिक्स्ड बता दें कि इतना है। और किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के बीच भी निश्चित पूर्ण संख्याएं होंगी, परिमित होंगी, परिमित। और किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच भी निश्चित संख्या में पूर्णांक संख्या होंगी। लेकिन किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। हम गिनते रहेंगे, लेकिन उनकी गिनती खत्म होने वाली नहीं है। तो इसको याद रखना है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। तो हम देखें 3 और 5 के बीच कोई है।
ये प्रश्न है, अगर देखिए आपको पूर्व से ही पता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमें तो यहाँ पर केवल 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है और 2-3 तरीके से हम उन संख्याओं को ज्ञात करते हैं। जो आपको आसान लगे तो हम आसान की तरफ चले। कुछ आसान तरीके 3 और 5। अब देखिए 3 और 5, 3 है, हम इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। आप देख सकते हैं कि 3 से ये बड़ी हैं और 5 से छोटी हैं। तो हम ऐसे ही सिंपल बता सकते हैं, केवल लिख देंगे इस तरह से कि 3 और 5 के बीच परिमेय संख्याएं इस तरह से। अब आप दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। वही कहे आपको 3/5 और 4/5 के बीच 7 परिमेय संख्याएं, 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो आप देखिए 3/5 को हम, पहला तरीका होगा ये, इसका पहला तरीका कि 3/5 को हम लिख देंगे 30/50 और 4/5 को हम लिख देंगे 40/50। तो इनके बीच अब 31/50, 32/50, आपको कितनी 7 क्या करनी है ना, 33/50, 34/50, इस तरह से हमें 7 करनी है। तो हम 35, 36, 37 और सब में हम 50 हम लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं इसलिए ये अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट जो चीज हमें चाहिए, अभिष्ट संख्याएं हम लिख सकते हैं। ये अभिष्ट संख्याएं हैं, है ना, ये अभिष्ट संख्याएं। तो हम और भी संख्याएं लिख सकते हैं। अगर हम 3/5 को 300/500 लिख दें और 4/5 को हम 400/500 लिख दें, तो हमारे पास 301 से लेकर के यहाँ 302 ये है, और आप इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और आप 399/500 तक लिखेंगे, तो आप इतनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम 0 बढ़ाते जाएंगे और परिमेय संख्याओं की, हम देख सकते हैं कि संख्याएं ही बढ़ती जाएंगी। तो इसे ज्ञात करना आसान है। यहाँ भी अगर हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये 3.1 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3.01, 3.02, 3.03 से आगे बढ़ते बढ़ते 3.5 है ना, तो अगर 4 ही लेंगे तो आप यहाँ 4 कहाँ तक जा सकते हैं, 9 तक जा सकते हैं। तो पहले तो 3
9 9 तक ये होगा, ये 99 संख्या हो जाएगी। और फिर 4.01 से करें हम, ये आगे बढ़ते जाएं, 4.02, 4.99, अगर हम यहाँ से चले तो ये भी 99। तो इस तरह से बहुत सी संख्याएं हम याद कर सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे हम 3 और 7 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। तीन प्लस 7/2। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच ऐसा हो सकता है, जैसे हम अगर a और b लें, a और b के बीच एक परिमेय संख्या, तो हमें ऐसे निकालना हो तो a + b/2। ये आप नीचे की कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला ये होता है। उसके बाद मैंने आपको जिस तरह समझाया, अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं तो बहुत सारी संख्याएं आप लिख लेंगे। आज की कक्षा में हमने क्या सीखा, इस पे विचार कर लेते हैं। आज हमने संख्या पद्धति में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याओं का हमने अध्ययन किया। प्राकृत संख्याओं हमने देखा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी बताना संभव नहीं है। पूर्ण संख्याएं, उसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। पूर्णांक संख्याएं 3 भाग में उनको बांट सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और हम शून्य एक पूर्णांक है जो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। उसके बाद हम परिमेय संख्याओं के बीच आए तो परिमेय संख्या वे हैं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। और परिमेय संख्याओं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं निकल सकती हैं उसके बारे में हमने देखा। और आप जानते हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। पुनः हमने उनके निकालने के कुछ तरीके हमने देखे। कुछ और भी तरीके होते हैं जो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। आज की कक्षा में हमने क्या सीखा, इस पे विचार कर लेते हैं। आज हमने संख्या पद्धति में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याओं का हमने अध्ययन किया। प्राकृत संख्याओं हमने देखा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी बताना संभव नहीं है। पूर्ण संख्याएं, उसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। पूर्णांक संख्याएं 3 भाग में उनको बांट सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और हम शून्य एक पूर्णांक है जो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। उसके बाद हम परिमेय संख्याओं के बीच आए तो परिमेय संख्या वे हैं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। और परिमेय संख्याओं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं निकल सकती हैं उसके बारे में हमने देखा। और आप जानते हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आगे की कक्षा में हम परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ और विस्तार से अध्ययन करेंगे और साथ ही अपरिमेय संख्याओं का भी अध्ययन हम करेंगे। और हम अब इस तरह की उपयोगी चीज़ें पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान वाटिका समस्तीपुर को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें
ताकि मैं जो वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।